हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ MCO 06 मार्केटिंग मैनेजमेंट असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं एमकॉम के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के ऑलरेडी सारे असाइनमेंट शेयर कर चुकी हूँ। ये लास्ट असाइनमेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आप इससे अपने असाइनमेंट अच्छे से बना पा रहे हो। स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उतार लिए हैं, दैन यहाँ से हमारे आंसर्स हैं। आंसर 1, पहले मैंने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताया कि मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है। फिर मार्केटिंग रिसर्च में जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बताया, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है और स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ मार्केटिंग रिसर्च। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अप टू 9 स्टेप्स हैं इसमें। आपको कहीं कहीं 7 स्टेप्स भी मिलेंगे, 8 भी मिलेंगे। तो जहाँ 7 है वहाँ पे क्या किया कर दिया है, उसको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया गया है, 2 स्टेप को एक साथ लिख दिया गया है। और जहाँ मैंने 9 लिखे हैं उसमें क्या किया है कि स्टेप्स को अलग अलग लिख दिया है। फिर यहाँ से हमारा आंसर 2 स्टार्ट हो गया है। देखिए आंसर 2 में क्या किया गया है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, आपको बताया गया है कि किसके बारे में बताया गया है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो आपको खुद उसके अंदर से ग्रास्प करना है कि बोलना क्या चाहता है। तो इसमें बता रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है हमारी और किस तरह से हमारी मदद करती है। एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखकर हमें कोशिश करनी है कि हम अपना आंसर अच्छे से लिख पाएँ। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट से है। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देंगे। फिर आपसे जो क्वेश्चन है ना उसमें अगर आप अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बताया गया है कि कौन किस किस तरीके से जो है हम एक इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी कि एक इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है कि शॉर्ट नोट लिखना है। तो बाइंग बिहेवियर सिचुएशन के ऊपर है। देखिए बेटा, कहीं कहीं आपको जो बाइंग बिहेवियर सिचुएशन है उसमें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी बताया जाएगा। बट लेकिन बाइंग बिहेवियर सिचुएशन है तो ये सिचुएशंस मैंने नेट से निकाली है। अगर आप चाहें कि कहीं आपको आंसर मिले टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर तो आप वो थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। बट मेन हमें फोकस किस पे करना है, सिचुएशंस पे, जो इफेक्ट डालते हैं किस पे, बाइंग बिहेवियर पर, परचेजिंग बिहेवियर पर। तो पहले बता देना है कि होती क्या है हमारी जो बाइंग सिचुएशन होती है। उसके बाद मैंने अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास मार्केटिंग। तो क्या होता है मास मार्केटिंग, उसके बारे में बताया है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन से अपील करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट। फिर आपको आता है इंटरनेट मार्केटिंग पे लिखना है। ये तो बहुत ईजिली आपको मिल भी जाएगा और आपको पता भी है कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम इस पर करते हैं और कौन कौन से तरीक़ों से हम इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं। जैसे ऑनलाइन एड्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है। फिर फंक्शनल मिडल मैन के बारे में बताया गया है। देखिए कि जो मिडल मैन होता है वो कौन है, पहले उसके बारे में बता दिया। फिर बता दिया कि जो मिडल मैन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मर्चेंट मिडल मैन और दूसरे होते हैं फंक्शनल मिडल मैन। तो पहले मैंने बताया कि फंक्शनल मिडल मैन कौन कौन से होते हैं। और जो ये फंक्शनल मिडल मैन है ये ऑलरेडी 5 कैटेगरीज में आगे बटे हुए हैं, तो उनके बारे में भी बताया है। जो उनकी 5 कैटेगरीज में डिवाइड है उनके बारे में बताया कि कौन कौन से हैं।
फिर आ जाते हैं आपके डिफरेंस की बात। मैंने आपको बताया जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हमें जिसका डिफरेंस लिख रहे हैं उसके बारे में बताना होता है, जैसे प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर उसके बाद डिफरेंस स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ सामने वाले को पता है कि भाई जिसका डिफरेंस लिखना है वो है क्या। फिर हम क्या करते हैं, फिर वहाँ से डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम की जो आपका डिफरेंस है वो टी चार्ट के फॉर्म में ही हो। बाई चांस नहीं होता है तो आप खुद उसको टी चार्ट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। फिर मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट टारगेटिंग। सेगमेंटेशन क्या होता है वो बताना है, टारगेट मार्केटिंग क्या होती है वो बताना है। फिर आता है आपका कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड बंडल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये बहुत टफ है, कहीं मिल ही नहीं रहा था इसका डिफरेंस टी चार्ट के फॉर्म में, तो मैंने इसके की डिफरेंसेस लिख दिए हैं। तो आप जहाँ पे मैंने वन डेफिनेशन लिखा है उसका आप बेसिस बोल देंगे और प्राइस बंडलिंग कर देंगे, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको एक टी चार्ट के फॉर्म में कर लीजिएगा कन्वर्ट। और अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो वो भी कुछ नहीं है। मैंने इसको टी चार्ट के फॉर्म में इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या है काफ़ी बड़ा हो जाता है। एज अ टी चार्ट शो करूँगी ना मैं, तो जो इनके डिफरेंस है वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर अगर आप उसको भरेंगे, जैसे अगर टी चार्ट की फॉर्म में उसको लिखेंगे ना तो आंसर बहुत लंबा लंबा जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, की डिफरेंसेस कर दिए हैं। आप चाहें तो टी चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लेकिन क्योंकि इसका जो डिफरेंस था वो काफ़ी लेंथी वर्ड थे, इसलिए मैंने इसको की डिफरेंसेस में लिखा है, टी चार्ट फॉर्म में नहीं लिखा। एक्सक्यूज़ मी बेटा, ये सिंस 1947 से लेके 2011-12 तक की लाइन इसकी नहीं है, कि आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग की नेक्स्ट लाइन है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद लिखना है कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन मार्केट आर इंडिकेटर दैट देयर इज़ अ रेवोल्यूशन अंडर गोइंग इन इंडियन मार्केटिंग। तो आपको बताना है कि जो इंडियन मार्केट है वो 1947 से लेकर अब तक कैसा उसका दौर रहा है, क्या क्या उसमें हुआ है, उसके बारे में। तो पहले इंडियन मार्केटिंग के बारे में बता देंगे हम कि इंडियन मार्केट ने बहुत सारे जो है चेंजेस फेस किए हैं। फिर उनसे किस किस को क्या क्या हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है, और आज हमारी जो कंट्री है वो किस स्टेट पे है उसके बारे में बता रहे हैं। देन नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च इज क्वाइट pervasive in nature and can be used by the marketing managers in various मार्केटिंग डिसीजन एरियाज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि यस जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च है वो हेल्पफुल रहती है किसके लिए, मैनेजर्स के लिए। फिर बताएंगे कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो खुद तो डिसीजन लेती ही नहीं है, कौन डिसीजन लेता है, जो आपका मार्केटिंग मैनेजर होता है वो डिसीजन लेता है, और ये सिर्फ हेल्प करती है। तो उसी के बारे में ये है। Then next है consumer are being influenced by a number of psychological factor in the purchase of various products and services। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उसी के बारे में बताया है कि जो साइकोलॉजिकल आपके फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। और कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इफेक्ट डालते हैं, उनका नाम है मोटिवेशन, नीड्स, मोटिव, परसेप्शन और एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है, किसको लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, ब्रांड को लेके, सेलर को लेके। तो एंड में यही बताना है कि एटीट्यूड जो मतलब पर्सन होता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू बहुत कुछ जानता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि वो चीज़ें परचेज करे या नहीं। देन थर्ड है मार्केटिंग ऑफ सर्विस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट।
The strategies of the 4Ps, however, require some मॉडिफिकेशन व्हेन अप्लाइड टू सर्विसेज। तो कुछ हद तक ये स्टेटमेंट रही है, तो हम इसको ट्रू और फॉल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए जो आपकी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा टफ होती है मार्केटिंग करना सर्विसेज की, क्योंकि एक इंटेंजिबल है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले यही बताएंगे कि लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है कि मॉडिफिकेशन अप्लाई होते हैं, वो तो बिल्कुल सही है, बट हम पहले बताएंगे कि जो सर्विसेज की मार्केटिंग है वो टफ होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट मार्केटिंग से। ठीक है, फिर बस यही बताना है कि जो आपकी सर्विस मार्केटिंग मिक्स है उसमें आप क्या करते हैं, 4Ps की जगह 7Ps यूज़ करते हैं। उसमें आप क्या बढ़ा देते हैं, 4Ps की जगह 7Ps में आपका फिजिकल वो आ जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है और पीपल आ जाता है। ठीक है, यानी कि 3P और ऐड हो जाते हैं। तो ये था मेरा इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट। अब बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम असाइनमेंट की। ये मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको भी अच्छे से हेल्प हो सके, जिन्होंने हिंदी मीडियम रखा है अपना असाइनमेंट। बट एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप अपना इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट बना रहे हैं तो पेपर आप इंग्लिश मीडियम में दे पाएंगे, हिंदी मीडियम असाइनमेंट बना रहे हैं तो पेपर आप हिंदी मीडियम में ही दे पाएंगे। क्योंकि ये हिंदी मीडियम असाइनमेंट है बेटा, तो कुछ वर्ड्स होंगे वो आपको थोड़े से अलग लगेंगे, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड फाइल है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा अलग मेंशन किया हो जाता है ट्रांसलेटेड फाइल में। ये जो आपकी लाइन है 1947 के बाद से लेकर बिलियन 2011-12, ये बेटा इसकी लाइन नहीं है, ये एक्स्ट्रा लाइन्स है, तो प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिएगा।
तो ये हमारा हिंदी मीडियम असाइनमेंट था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और आप अपना असाइनमेंट अच्छे से बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।